गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनी बात चल रही थी पर्यटन पर, जिसमें मैंने आपको उसकी विभिन्न चीज़ें बताई थी। पर्यटन कहते किसको हैं, पर्यटन से पूर्व ध्यान देने वाली बातें, पर्यटन के स्थान, पर्यटन के प्रकार आदि आदि। अब अपन आज बात करते हैं क्षेत्रीय पर्यटन सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अध्ययन के लिए क्यों आवश्यक है और क्यों हम इसको करवाते हैं। इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को मैं आपको बताता हूँ। पहला गुण क्या है इसका? प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, यानी सामने देखकर, महसूस करके, समझ के सारी चीज़ों को बालक अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लेता है, जबकि कक्ष में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता कक्षा कक्ष में? क्योंकि कक्ष में शिक्षक ऐसी विधियों से नहीं पढ़ाता जिसे बालक स्वयं अनुभव करके, देख के सीख सके। लेकिन पर्यटन में ऐसा नहीं है। पर्यटन में वातावरण बिल्कुल प्रजातांत्रिक होगा, बिल्कुल घर जैसा माहौल होगा। सारी चीज़ों को देखने का, सारी चीज़ों को समझने का, उसकी एक एक चीज़ की खामियों को देखना, उसके एक एक अच्छाई को देखना, सारी चीज़ों को हम इसके माध्यम से, जो टॉपिक हमने लिया है उससे संबंधित चीज़ें हम वहाँ जाके देख सकते हैं। और बच्चे आसानी से उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में रखते हैं और जीवन भर वो याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन है, उसके माध्यम से बालक ने स्वयं सीखा। तो ये कहा जा सकता है कि भ्रमण के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन किया जा सकता है। कक्ष में हम किसी लेक्चर या सोशल रेसिटेशन मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या पाठ्य पुस्तक विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, कोई सी भी विधि हम यहाँ काम में ले लें, उससे बालक इतना नहीं सीख पाता जितना हमारे भ्रमण विधि के माध्यम से बालक सीख पाता है। उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि कक्ष में शिक्षक विभिन्न प्रकार की चीज़ें बालकों के सामने रखता है कि बालक हमारी बात को समझें, बालक किसी भी प्रकरण के गूढ़ रहस्य को जाने। तो उसके लिए कभी चार्ट लाता है, कभी ऑडियो विजुअल एड लाता है, कभी विभिन्न प्रकार के उदाहरण दृष्टांत देता है। लेकिन फिर भी बालक इतना उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाता जितना कि पर्यटन के माध्यम से बालक रख पाता है। और क्या गुण है इसका? दूसरा, एक बार देखा वह महसूस, देखा वह महसूस किया, वो 100 बार सुनने के बराबर है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि बालक एक बार से देखता है, वहाँ की स्थितियों को महसूस करता है, यदि आवश्यकता हो तो उसे टच करके भी देख सकता है, उसे उठा के भी देख सकता है, या जो भी प्रकरण हमने लिया है उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वहाँ, उन्हें वो आसानी से समझ सकता है। लेकिन कक्ष में हम उसको 100 बार सुनाएंगे वही बात, तो भी बालक इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा जितना वो एक बार देखने से ही बालक सीख जाएगा। नंबर 3, रोचक, बोधगम्य एवं स्वस्थ वातावरण। भ्रमण के द्वारा बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखेगा, रुचि के अनुसार देखेगा, बोधगम्य भी होगा, यानी जल्दी ग्रहण करेगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है वो ज़्यादा विकसित हो जाएगी। और तीसरा है स्वस्थ वातावरण, यानी ये दोनों चीज़ें जो वो कर रहा है, जो सीख रहा है, वो एक स्वस्थ वातावरण में सीख रहा है।
किसी प्रकार की बंदिश बालक के ऊपर नहीं है। जैसे कक्षा कक्ष में थोड़ी बंदिश होती है, अनुशासन में उसको रहना होता है, यूनिफॉर्म में उसे आना होता है, हर कालांश का फिक्स टाइम है, हर टीचर का फिक्स टाइम है। वहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको जो जिस प्रकरण से रिलेटेड जो भ्रमण कराया गया है उस भ्रमण पर उस स्थान पर ले जाकर आपको दिखाना है, महसूस कराना है। वहाँ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, गाइड हमारे पास होगा तो वो गाइड हमें सारी चीज़ें समझा देगा। गाइड नहीं है, शिक्षक उस चीज़ के ज़्यादा जानकार है, तो शिक्षक भी उस बात को बता सकता है ताकि बालक आसानी से सीख सकें। और कक्षा कक्ष में सब बालकों के सामने बालक संकोच कर लेता है अपनी समस्या को पूछने में, लेकिन भ्रमण के माध्यम से जब बालक गए हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने नोट किया है और कहीं बालक को कन्फ्यूजन है या कोई बात क्लैश कर रही है तो वो शिक्षक से उसे कंफर्म कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। क्यों? क्योंकि शिक्षक वहाँ उनका शिक्षक नहीं है, उनका मित्र है, उनका मार्गदर्शक है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भ्रमण के द्वारा जो बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है वो रोचक होता है, बोधगम्य होता है और अच्छे वातावरण में, वो स्वस्थ वातावरण में उसे ग्रहण करते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भ्रमण बहुत आवश्यक है। नंबर अगला, समस्या अथवा प्रकरण को प्रकरण की समस्या अथवा प्रकरण की वास्तविक स्थिति का ज्ञान। यानी जो टॉपिक या जो समस्या हमने ली है उस टॉपिक या समस्या की वास्तविक स्थिति के बारे में बालक को वहाँ जाकर पता लगता है और बालक वहाँ जाकर सीखता है, जिससे बालक को ये समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता कि स्थिति एक्चुअल क्या है। मान लीजिए हम, जैसा मैं कल भी उदाहरण दे रहा था महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का ही उदाहरण फिर लेते हैं। किसी बालक के सामने कहा जाए कि बालक महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के थे, अपनी प्रजा को और खुद को उन्होंने जंगलों में रखा अपने स्वाभिमान की खातिर, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन जब उनका युद्ध हुआ तो उनकी 80 किलो की तलवार, 80 किलो का कवच, 80 किलो का उनका भाला, इस तरह की बातें जब बालक को बताएंगे तो कक्षा कक्ष में जब ये चीज़ें बताएंगे, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भी बताएंगे, तो बालक के समझ में तो आएगा, लेकिन इतना समझ में नहीं आएगा जब वहाँ जाकर वो साक्षात देखेगा तो किसी से भी वो कह सकता है नहीं ये बिल्कुल सही है। और जब कक्षा कक्ष में इन चीज़ों को हम लेक्चर के द्वारा या पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा पढ़ाएंगे तो बालक उससे थोड़ी सी शंका अपने मस्तिष्क में रखेगा कि 240 किलो वजन तो यही हो गया, ये 240 किलो वजन को लेकर किस तरह से युद्ध लड़ा जा सकता है। इस तरह से वास्तविक जो चीज़ें हैं, वास्तविक चीज़ें, स्थिति का वास्तविक ज्ञान वहाँ जाकर बालक कर सकता है। मान लीजिए हम कहते हैं बालकों को कि क्लाइमेट्स, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं मौसम परिवर्तन, और मौसम परिवर्तन के समय हम बालक को कश्मीर ले जाएं, फिर वहाँ से केरल ले जाएं, तो दोनों जगह की स्थितियों को बालक भांप लेगा कि किस जगह कहाँ कैसा है, क्या वहाँ का रहन सहन है, क्या वहाँ का खान पान है, किस तरह से लोगों की वहाँ की लाइफ स्टाइल है, किस तरह से लोग जीते हैं। दोनों जगह की तुलना करने के बाद वो निष्कर्ष पर पहुँच जाएगा, अर्थात दोनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान बालक को हो गया। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह विधि अच्छी विधि है। अगली है प्राकृतिक सामाजिक व औद्योगिक स्थलों के भ्रमण से
आनंदानुभूति व मनोरंजन। हम बालकों को कैसा महसूस करते हैं कक्षा कक्षा में? बालक प्रसन्न रहे, अच्छा पढ़े, स्वस्थ रहे। लेकिन कक्षा में पढ़ते पढ़ते बालक बोर हो जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा और महसूस भी किया होगा और आप खुद भी ऐसा सोचते होंगे कि हर साल 2 अथवा 3 बार भ्रमण पर ले जाया जाए तो कक्षा की जो बोरियत है वो फ्रेशनेस में चेंज हो जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं जब शिक्षक कोई ऐसा टॉपिक चुनता है जो प्राकृतिक वातावरण पर आधारित हो या सामाजिक हित का हो अथवा औद्योगिक स्थलों से रिलेटेड हो, कोई फैक्ट्री वगैरह का भ्रमण कराना हो, किसी औद्योगिक क्षेत्र का कराना हो, रीको वगैरह का, तो वहाँ बालक जब जाते हैं तो वहाँ दोनों चीज़ें आनंद अनुभूति और मनोरंजन, यानी वहाँ बड़े खुश होकर वो सारी चीज़ों को देखते हैं और शौक में ही सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे बालक वहाँ भ्रमण के नाम से ही उसमें उल्लास पैदा हो जाता है और वो बिल्कुल अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करता है। जब बालक वहाँ जाता है, देखता है, उसे पता नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ, एक्चुअली उसको शौक है देखने का, टच करने का, घूमने का, लेकिन इन सारी चीज़ों से उसके अंदर ज्ञानार्जन भी हो रहा है। शिक्षक ने भ्रमण के समय ही, जाते समय ही कह दिया था कि महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अपनी डायरी में नोट करते चलें। तो वहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी उन्होंने नोट कर ली और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं थी उनको उन्होंने मानसिक रूप से ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से बालक कहीं भी ऐसे स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ अपने आप को बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं और बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भ्रमण सामाजिक विज्ञान विषय में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसके माध्यम से पूरा कोर्स तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक महत्व के या औद्योगिक महत्व के या सामाजिक महत्व के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी जगह हैं, उन सबको बालकों को भ्रमण कराया जाना चाहिए जितना संभव हो हमारे प्रकरण से रिलेटेड। इसके अलावा नंबर 6, सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता विकसित होती है। सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता विकसित होती है। बालक को जब किसी भी चीज को हम दिखाएंगे, तो हर चीज को वो गहनता से अध्ययन करेगा, एक एक चीज को गहराई से देखेगा। हल्दी घाटी की ही बात करें, हल्दी घाटी में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में ले जाकर वो छोटी सी एक लघु फिल्म दिखाते हैं। उस फिल्म में महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनकी शहादत तक सारी चीज़ों को दिखाया गया है। वहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है उसको दिखाया गया है, महाराणा प्रताप के लालन पालन को दिखाया गया है, उनकी युद्ध कलाओं को दिखाया गया है, उनकी वीरता के उदाहरण भी उसमें दिए गए हैं, मुगलों से युद्ध करते समय भी उसमें दिखाया गया है। तो उससे हम एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को भी आसानी से महसूस कर सकते हैं। फिर वहीं एक कला केंद्र है उदयपुर में ही, उस दीर्घा को देखते हैं, उस गैलरी को देखते हैं। वहाँ हमारी अंग्रेजी ज़माने से पहले की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, घरेलू चीज़ें भी मिलेंगी, युद्ध के हथियार भी मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, घर के बर्तन मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको, हथियार आदि, हंसिया, दैनिक उपयोग की कृषि के सामग्री की चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। यानी एक एक चीज़ को हम वहाँ देख के पता लगा सकते हैं कि आदि मानव कैसा था, मध्य युग में कैसा था और आज कैसा है। कहने का मतलब तीनों युगों की बात उसने वहाँ दे रखी है
किसी भी काल की चीज़ हम वहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से भ्रमणों के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता भी विकसित होती है। आगे है मानसिक क्षमताओं का अधिक उपयोग। यानी बालक में कितनी मानसिक क्षमताएं हैं, उन सबका भी वो यहाँ इस भ्रमण के माध्यम से उपयोग करता है। अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है और अपनी जिज्ञासा शांत करता है। इस तरह से भ्रमण के द्वारा बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं उनमें और अधिक विकास हो जाता है, और अधिक उसकी मानसिक क्षमताएं काम करती हैं, और अपनी मानसिक क्षमता से भी ज़्यादा वो वहाँ सोचने का प्रयास करता है और अपनी शंकाओं का समाधान करता है और वहाँ सीखता है। नेक्स्ट है इसी में सामाजिकता के गुणों का विकास। जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो बालकों को पहले ही निर्देशित कर दिया जाता है कि किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से काम करना है। उन सारी चीज़ों से बालक सामाजिकता के गुण अपने आप में विकसित कर लेता है। बात आती है कैसे? जब हम भ्रमण पर जाते हैं कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे की सहायता का अवसर जरूर मिलता है। किसी की छोटी सहायता कर सकते हैं, किसी की बड़ी सहायता कर सकते हैं, एक तो। दूसरा, हम सब समूह में रहते हैं। तीसरा, हम जहाँ रुकेंगे वहाँ हमें से ही हमारा शिक्षक या हमारा पथ प्रदर्शक किसी को कह देगा या 2-3 को कह देगा कि भाई ये सर्व करो, खाना वगैरह सर्व करो, ये पानी वानी पिलवाओ सबको, चाय पानी के लिए बोल दो, बिस्तर वगैरह के लिए लगवा दो, लाइट जला दो, टॉयलेट्स में पानी है कि नहीं सब देखो। अलग अलग काम सौंपता है। लेकिन शिक्षक पहले दिन तो ऐसे कह देगा, दूसरे दिन उनको कहने की जरूरत नहीं है। बालक ऑटोमेटिकली उन कामों को करेंगे स्वविवेक से। क्यों? क्योंकि उनमें सामाजिकता का भाव यहाँ पैदा हो गया कि हम सब एक हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम अपनी एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से बालकों में सामाजिकता के गुण विकसित। तो मान लीजिए कोई बालक बीमार हो गया, कोई बालक गिर गया, भगवान ना करे कोई नदी में डूब गया, बस में एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव होगा जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिनके कम चोटें आई हैं या जो उस घटना से पीड़ित नहीं है, वो उनकी सहायता के लिए एकदम से कूद जाते हैं, एकदम से वो काम करना शुरू कर देते हैं, एकदम से उनको हॉस्पिटल ले जा रहा है, कोई एम्बुलेंस में ले जा रहा है, कोई यदि हमारे पास फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड दे रहा है। तो इस तरह से सामाजिकता के गुण उनके अंदर कूट कूट कर ऑटोमेटिकली भर दिए जाते हैं, प्रकृति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, सिर्फ परिस्थितियों को देखकर, सामाजिक माहौल को देखकर। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भ्रमण सामाजिकता के गुण विकसित करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। और लास्ट है तर्क, कल्पना, चिंतन और निर्णय क्षमताओं का विकास। यानी भ्रमण के द्वारा बालक में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। उन दृश्यों को देखकर उसके मस्तिष्क में एक मैप बन जाता है, एक नक्शा बन जाता है, एक मानचित्र बन जाता है, और सीखे हुए ज्ञान के आधार पर वो आगे बढ़ने के लिए कल्पना अपने मस्तिष्क में करने लगता है। जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं उन पर चिंतन करने लगता है, और चिंतन के बाद फिर वो उस चिंतन के आधार पर ही सही गलत का निर्णय करना सीख जाता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भ्रमण के हमें इतने सारे फायदे हैं
इसलिए यथासंभव हमें भ्रमण बालकों को कराया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके दोष की। ठीक है, ये इसमें अच्छाई है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें बुराई नहीं हो। अच्छे और बुरे का एक जोड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब इसका नेगेटिव क्या है? वैसे अक्सर ये सोचते हैं हम लोग कि हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं हो, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, लेकिन कोरोना नहीं हो, कोरोना सदैव नेगेटिव ही हो। थिंक हमारी सदैव पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये तो मैं खैर मजाक की बात कर रहा था। अब बात करते हैं इसके दोष की। पहला दोष, अन्य विषयों का शिक्षण प्रभावित। भ्रमण पर जा रहे हैं, उससे दूसरे विषयों का जो शिक्षण है वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि भ्रमण पर जाएगा तो एक विषय का शिक्षक तो जाएगा ही नहीं, उसके साथ 2-3-4 टीचर और जाएंगे। तो जो टीचर जा रहे हैं उन टीचर्स की दूसरी क्लासों में जो कक्षाएं हैं या उस दूसरे विषयों की जो कक्षाएं हैं उनमें व्यवधान पैदा होगा, उन बालकों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए भी ये सही नहीं। दूसरा, भ्रमण के द्वारा यदि हम एक किसी विषय विशेष को पढ़ाएं तो समय पर जो पाठचर्या है हमारी, जिसमें दूसरे विषयों का सिलेबस भी है, वो समय पर पूर्ण होगा ही नहीं, जिसके कारण बालकों का भारी नुकसान होगा। इसलिए भ्रमण छुट्टियों में करना चाहिए अथवा सत्र के अंत में करना चाहिए, और ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें या सामाजिक महत्व की चीज़ें या औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ही कराए जाने चाहिए, ताकि बालक वहाँ उन चीज़ों को समझ तो सके ही, साथ ही साथ उनको मनोरंजन की भी अनुभूति हो जाए। इसलिए इन बातों को विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भ्रमण हमने निर्धारित किया है उससे अन्य विषय तो प्रभावित नहीं है, यदि हैं तो हमें भ्रमण से बचना चाहिए। अगला है धन, समय व शक्ति का दुरुपयोग। बात आती है कैसे? हम भ्रमण पर जहां जा रहे हैं वहां जाने के लिए क्या हम कैपेबल हैं? क्या हमारे पास सारे साधन हैं? वहाँ हम भ्रमण पर जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी धन से। और हमारे विद्यालयों में भ्रमण के लिए इतना पैसा नहीं होता। मान लीजिए बालकों से कलेक्शन करके जाएं तो जरूरी नहीं कि कक्षा के सारे बालक पैसे वाले हों। कुछ गरीब छात्र भी होते हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो भ्रमण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अथवा वो भ्रमण पर जाने के लिए अपने आर्थिक स्थिति के कारण मना करते हैं, तो अपने और साथियों की नज़र में वो हीन अपने आप को महसूस करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि भ्रमण जब हम निर्धारित करते हैं तो देखना चाहिए कि धन का कितना खर्चा है और हमारे पास कोष कितना है। उस कोष के आधार पर ही, या बालक जिसे अफोर्ड कर सके सब, उसके आधार पर ही हमें भ्रमण का निर्धारण कराया जाना चाहिए। समय इसमें इतना लगता है कि इतने समय में 4 या 6 पाठ पूरे हो सकते हैं, जितना हमारा एक सिर्फ प्रकरण पूरा होगा एक। इसलिए बहुत ही समय साध्य है, जिसके कारण हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता। शक्ति का भी इसमें दुरुपयोग होता है। शक्ति का दुरुपयोग कैसे? जो काम हम 4 दिन के लिए हम अपनी शरीर की जो कैलोरीज वहाँ बर्न कर रहे हैं, या जो हम वहाँ अपनी शक्ति का बालकों के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक मनोरंजन के रूप में है। इसलिए हमें बचना चाहिए कि इन तीनों चीज़ों का दुरुपयोग नहीं हो, तो ही हमें भ्रमण पर जाना चाहिए। अगला है तीसरा, दुर्घटना का भय। अक्सर यह सुनने में आया है
जहाँ भी शैक्षिक टूर जाते हैं वहाँ कभी पानी में कोई बालक डूब जाता है, नदी में डूब सकता है या तालाब में डूब सकता है या झील वगैरह है तो उसमें भी, तो इस बात का शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए, पहले ही निर्देशित कर देना चाहिए कि भाई किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, या मोरेल नदी है, मोरेल नदी के ऊपर झालावाड़ का मदर इंडिया कॉलेज है, उसके बच्चे ऊटी गए थे। जब वहाँ से वापस आए तो उनकी बस नदी में गिर गई एक किसान बुग्गे से टकराकर, जिसमें 18 लड़कियों की डेथ हो गई। तो ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर भ्रमण के समय होती है। क्यों? क्योंकि उस समय सब मस्ती में होते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सब लोग बड़े खुशी के माहौल में रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का भान नहीं करते और ज़्यादा सावधानी भी नहीं बरतते। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी स्थितियों को सामना हमें नहीं करना पड़े, ऐसी स्थितियाँ हमारे बच्चों के सामने नहीं आए, इसलिए इसे ध्यान देना चाहिए। मनोरंजनात्मक अधिक व शैक्षिक कम। इसका तात्पर्य है कि जो भ्रमण निर्धारित किए जाते हैं वो मनोरंजन की दृष्टि से संपादित किए जाते हैं, शैक्षिक दृष्टि से उनका महत्व बहुत कम होता है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, हम सब जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबसे पहले अब तो एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, इससे पहले हम कैमरे की बात करते थे कि कैमरा ले चलना। इसी से सिद्ध होता है कि हम वहाँ जा क्यों रहे हैं, मनोरंजन के लिए, मस्ती के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। जो साल भर हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, उस बोरियत को दूर करने के लिए, उस थकान को दूर करने के लिए, इसलिए हमें बचना चाहिए कि जो मनोरंजनात्मक टूर हैं उनको शैक्षिक महत्व का बनाएं। और सिर्फ मनोरंजन से बचना चाहिए, बल्कि मनोरंजन भी होना चाहिए उसमें और शैक्षिक भी जो वातावरण उसका होना चाहिए। और गरीब बच्चों के लिए अगला है गरीब बच्चों के लिए कोई लाभ नहीं, और बल्कि उनके अंदर हीनता की भावना विकसित होती है। क्यों? क्योंकि उनके दूसरे साथी भ्रमण पर गए हैं और वो लोग नहीं गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गरीब बच्चों को भी साथ लेके जाएं, अथवा टूर ले ही नहीं जाएं। लेके जाना है तो गरीब बच्चों को हमें कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्कूल फंड से या टीचर फंड से या स्टूडेंट फंड से, कहीं से भी उनके लिए पैसे की व्यवस्था की जाए, जिससे उनके अंदर हीनता की भावना नहीं आए और उस ज्ञान से वंचित ना रहें जिस ज्ञान को हम पर्यटन के माध्यम से बालकों को कराना चाहते हैं। अब बात आती है कि भ्रमण पर जाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भाई भ्रमण पर तो हम जा रहे हैं, लेकिन किन किन बातों को विशेष ध्यान देना है। पहला, नदी, तालाब, कारखाने, म्यूजियम, आदि के संबंध में निर्देश। जब हम भ्रमण पर जा रहे हैं तो शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक पहले ही बालकों को बता दे कि वहाँ हमें किन किन चीज़ों से बचना है। जैसे नदी, तालाब आदि में हमें हाथ पैर धोना है, नहाना है, तो सावधानी से ही हम उसमें जाएं और गहरे पानी की ओर नहीं जाएं। ये हमें बालकों को पहले ही हिदायत दे दें और संभव हो तो इनसे बचना चाहिए। कारखाने, ये म्यूजियम आदि में, कारखाने में बिजली का काम होता है,
मशीन बहुत बड़ी बड़ी चलती रहती हैं, बालकों से टच करें तो उनका हाथ पैर आदि जा सकता है, उनको किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति हो सकती है। म्यूजियम में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी डेड बॉडी वगैरह ऐसी रखी रहती हैं जिनसे बालक में भय भी बालक के अंदर पनप सकता है, और दूसरे केमिकल्स वगैरह उनके ऊपर लगे रहते हैं जिसके कारण वो टच करने से उनको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए हमें जब बालकों को ले जाना है उससे पहले ही ये निर्देश कर दे देना चाहिए कि इन चीज़ों से आपको बचना है, इन चीज़ों से नहीं बचना है। और दूसरा, समूह में रहें, समूह में रहें। इसका क्या फ़ायदा है? समूह में रहने का ये फ़ायदा है कि जब हम अपना काम पूरा संपादित हो गया, उसके बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो बालकों को इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। सही बालकों को एक विसल के आधार पर ही हम अपने जो भी व्हीकल है उस व्हीकल में बैठा लेंगे या जहाँ भी हम रुके हुए हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हम समूह में नहीं रहेंगे तो ये संभव नहीं है। एक एक बालक को कैसे ढूंढ के लाएंगे? और बालकों को निर्धारित टाइम दे दिया, फिर भी बालक को किसी प्रकृति होती है, कह रहे पहुँच जाएंगे, सर से माफ़ी मांग लेंगे, तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है और बालक लेट आते हैं, जिससे हमारी ट्रेन, बस या फ्लाइट जो भी आप ले रहे हैं वो भी निकल सकता है, जिससे हमें बहुत सभी को नुकसान होगा। तीसरा है, भ्रमण से पूर्व व पश्चात उपस्थिति। हमें भ्रमण को ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो सबसे पहले हमें बालकों की उपस्थिति पर ध्यान देना होगा। सारे बच्चे जब बस में बैठ जाएं, चलने को हों, तो बालकों की उपस्थिति ले लें, कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट। उसके बाद जब हम गंतव्य पर पहुंच जाएं तो वहाँ भी हमें बालकों की उपस्थिति लेनी है, और वहाँ हमें एक भी बालक घटता है या बढ़ेगा तो कहाँ से, खैर जो बालक घटते हैं उनकी हमें जानकारी चाहिए कि भाई फला बालक क्यों घटा, कहाँ हम रुके थे, कहाँ बालक उतर गया होगा। इस तरह से हमें उसकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन यदि भ्रमण से पूर्व ही हम बालकों को बता देंगे कि भाई आपको कहीं उतरना नहीं है बगैर हमारे निर्देश के, जब आपको निर्देश मिल जाए तभी आपको उतरना है, तो ये इस स्थिति से हम बच सकते हैं कि कोई बालक कहीं छूट जाए। अगला है, महिला व छात्राओं की सुविधा व सुरक्षा का ध्यान। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम भ्रमण पर जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से हमारी एक दो अध्यापिकाएं, कुछ हमारे फीमेल्स स्टूडेंट्स ये भी होते हैं, तो हमें इन लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम इनकी सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो ये लोग परेशान हो सकते हैं, और भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है मनोरंजन करवाना और साथ ही साथ विषय का अधिगम कराना, तो दोनों ही उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि महिला और छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। और अंतिम है, महिला शिक्षिका अनिवार्य। मतलब एक महिला शिक्षिका को अनिवार्य रूप से ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स की ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो मेल टीचर से नहीं कह सकते, इसलिए वो उनकी समस्याओं को सुनने के लिए फीमेल टीचर भी उनके साथ जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम इन बातों का ध्यान रखें, इन सुझावों का ध्यान रखें, तो हमारा जो भ्रमण है या हमारा जो पर्यटन है वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपादित होगा। अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिका की। शिक्षक की क्या भूमिका होती है और शिक्षक को क्या क्या काम करने चाहिए भ्रमण के दौरान। भ्रमण के दौरान शिक्षक की भूमिका।
इस दौरान शिक्षक को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला काम है शिक्षक का कि विद्यार्थियों पर निगरानी रख करे, विद्यार्थियों की निगरानी। जो शिक्षक जिस ग्रुप के साथ नियुक्त किया गया है, जिस ग्रुप का लीडर है, वो शिक्षक का ये दायित्व है कि विद्यार्थियों पर निगरानी रखे, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो, हमारे किसी बच्चे के साथ कोई दूसरे लोग चीटिंग ना करें, बच्चा अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो उसे भी हम रोकें। इस तरह से हमें बच्चों की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। जब बस में बालक बैठता है, जो दल निदेशक जिस शिक्षक को नियुक्त किया गया है वो निर्देश देगा कि किस तरह से आपको पूरे भ्रमण के दौरान रहना है, नई नई जानकारी बीच बीच में देता रहेगा, उनसे प्रश्न करता रहेगा, उनसे मतलब सारी जानकारी उनसे बीच बीच में लेता रहेगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, इससे बालक सोएंगे नहीं। पहली बात, अक्सर दुर्घटनाएं जो होती हैं वो सोते टाइम होती हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें, इसलिए शिक्षक उनसे बातचीत करता रहेगा, उनको नई नई जानकारी देता रहेगा आदि। दूसरा है तय कार्यक्रम अनुसार भ्रमण का आयोजन। इसका तात्पर्य ये है, यदि हम निर्धारित समय पर ले जाएंगे तो सारी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, लेकिन निर्धारित समय पर हम नहीं जाएंगे तो हमें सुविधाएं मिलने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पहले से पूर्व में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि हम किस जगह जाएंगे, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किस जगह रुकना है, किस जगह खाना खाना है, कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल देखने हैं या औद्योगिक इकाई देखनी है, सारे कार्यक्रम हमने पहले से निर्धारित कर लिया। कितने दिन में आएंगे, साधन क्या ले जाएंगे, और सामान क्या क्या चीज़ होगा, स्टूडेंट्स अपनी डायरी और कॉपी हाथ में रखेगा। इस तरह से सारी जानकारी जो हमारा कार्यक्रम पहले से तय है उसी के अकॉर्डिंग आयोजन होगा तो सही तरीके से संपादित होगा, अथवा दिक्कत आएगी। अगला है वैज्ञानिक जानकारी हेतु प्रेरित। अब बात आती है वैज्ञानिक जानकारी से यहाँ क्या तात्पर्य है। वैज्ञानिक जानकारी से तात्पर्य है जहाँ हम जा रहे हैं सारी चीज़ों को क्रमबद्ध रूप में वो अपनी डायरी में नोट करते रहें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको लगती हैं उनको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं लगती हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि 90% चीज़ तो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं जब हम भ्रमण पर जाते हैं देखकर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क से निकल जाती हैं, जैसे शिलालेख है, शिलालेख पर कोई आंकड़े दिए हैं, कोई ईस्वी सन वगैरह दिए हैं, उस संख्या वगैरह दी है, जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम भूलने की संभावना रहती है। इसलिए अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए ताकि बालक क्रमबद्ध रूप से उस सारी चीज़ को जान सकें। अगला है नवीन जानकारी। वह प्रश्न पूछते रहना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि जिस स्थान के भ्रमण के लिए हम जा रहे हैं वहाँ की संपूर्ण जानकारी जुटाए, संपूर्ण अध्ययन करके जाए, जिससे बालकों को नई नई जानकारी हम प्रदान करते रहें। जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक स्थल पर हम देखने जा रहे हैं तो वो हेरिटेज लिस्ट में आ गया है, विश्व की धरोहर में आ गया है। इस तरह की चीज़ें जो हमें पता है बालकों को पता नहीं है, तो हमें उनको ये चीज़ें बता देनी चाहिए। लेकिन बालकों ने जो वहाँ देखा, महसूस किया, उन सब पर आधारित कुछ प्रश्न भी बालकों से पूछते रहना चाहिए ताकि बालक उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये शिक्षक को पता चल जाएगा। अगला है मनोरंजन की व्यवस्था। शिक्षक को चाहिए कि वो मनोरंजन की भी व्यवस्था करे। बात आती है कि मनोरंजन की व्यवस्था कैसे। जैसे हम भ्रमण पर कहीं भी गए तो सांस्कृतिक संध्या वहाँ आयोजित करवाएं बच्चों से ही, तो उसमें दो फायदे होंगे। एक तो बच्चों की जो स्किल है अंदर, वो स्किल बाहर आएगी, उनमें जो टैलेंसी है वो बाहर आएगी। हमें पता चलेगा कि हमारे बालक किन किन कलाओं में निपुण हैं,
कोई कविता बोल रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई एक दूसरे की नकल कर रहा है। तो इस तरह से बालकों को मनोरंजनात्मक जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा और वो प्रफुल्लित भी होंगे। और लास्ट है वापसी के समय वह प्रारंभ में उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, सामान की निगरानी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम भ्रमण प्रारंभ कर रहे हैं तभी से लेके और वापस आने तक हमें अपने सामान की निगरानी कर लेना चाहिए कि हम क्या क्या सामान ले जा रहे हैं, कोई और सामान तो नहीं चाहिएगा वहाँ। यदि हम उसको निगरानी कर लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमें वहाँ जाकर किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने देखा नहीं तो हमें एक तो यूँ ही पता नहीं रहेगा हम क्या क्या सामान लाए हैं, क्या क्या नहीं लाए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पहले से पता होना चाहिए हम क्या सामान ले जा रहे हैं और किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे भ्रमण समाप्त हो गया और वापस आने को होते हैं तो उस समय भी हमें वो सामान जो हम यहाँ से लेके गए थे वो सारा सामान हमें वहाँ देखना है, गिनना है और व्यवस्थित करवा के रखवा के वापस आना है। इस तरह से हमारा भ्रमण पूरी तरह संपादित होता है। यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा भ्रमण पूरी तरह संपादित नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षक थोड़ी सी जागरूकता से अच्छा भ्रमण तय कर सकता है। अच्छे भ्रमण के माध्यम से बालकों को मनोरंजनात्मक और सौंदर्यानुभूति कराई जा सकती है। बालकों को जीवंत ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो ऐतिहासिक महत्व के, औद्योगिक महत्व के, सामाजिक महत्व के प्रकरण हैं उन पर इस प्रकार के भ्रमण आयोजित करवाए जाने चाहिए ताकि बालक सारी चीज़ों को समझ सके और सामाजिकता के गुण उसमें विकसित हो सकें और समाज के लिए हम एक योग्य नागरिक दे सकें। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल बात करेंगे अपन ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन। थैंक यू।